हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जो है कि एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि आपको जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह पहला वीडियो हमने लेकर के आया है, यह पार्ट 1 है। इसमें जो है कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब से शुरुआत माना जाता है 1885, तब से जो है कि ले करके हम जो है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 बनी थी, वहाँ से लेकर के आपका जो उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन वगैरह हुए थे, इन सभी को पार्ट 1 में कवर करेंगे। साथ ही में जो हम पार्ट 2 लाएंगे, उसमें 1905 से लेकर के जो 1920 तक महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन हुआ है, उनको कवर करेंगे। और जो हम पार्ट 3 लाएंगे, उसमें जो है कि 1920 से लेकर के 1947 तक जो महत्वपूर्ण आंदोलन वगैरह हुए हैं, उनको कवर करेंगे। हमने जो है कि एक ही वीडियो में पूरा इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए हमने पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। आपसे निवेदन है कि आप जो है कि पूरे पार्ट को ज़रूर देखिएगा। यह पहला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, यह 1885 माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1885 मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इसी समय जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो वह हुआ था 1885 ईस्वी में। और इसमें देखिए, यह प्रश्न आपका बहुत बार वनडे एग्जाम में आया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, इसकी स्थापना किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह ए.ओ. ह्यूम ने किया था और 1885 ईस्वी में किया था। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जो है कि प्रथम जो अधिवेशन है वह 1885 ईस्वी में ही हुआ था और 28 दिसंबर को हुआ था। तो वह कहाँ पर हुआ था, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो पहला अधिवेशन हुआ था वह बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, पहले जो है कि यह जो प्रथम अधिवेशन है यह पूना में होने वाला था, लेकिन क्या होता है कि पूना में प्लेग फैल जाता है। प्लेग फैलने की वजह से इसको वहाँ से कैंसिल करके इसको जो है कि बम्बई में करवा दिया जाता है। बम्बई का एक संस्कृत महाविद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, तो वहाँ पर पहला अधिवेशन होता है। और इसके 2 अध्यक्ष बनते हैं, वह व्योमेश चंद्र बनर्जी जी बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी जो थे वह प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जब आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, तो उसमें क्या था कि उसमें 2 गुट के जो नेता लोग थे वह लोग शामिल हुए थे। तो स्पेशली बनाई गई थी इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि जो बड़े बड़े नेता हैं वह सभी लोग एक मंच पर आएँ और अपनी बातों को रखें, अपनी मांगों को रखें, इसलिए इसको बनाया गया था। तो इसमें देखिए 2 गुट के नेता शामिल हुए थे। एक जो थे वह उदारवादी गुट के नेता थे और दूसरे जो थे वह उग्रवादी गुट के नेता थे। जो उदारवादी गुट के नेता थे, इन लोगों का मानना था कि कोई भी अगर हमको काम करवाना है, कुछ भी बातें करवानी है, तो सबसे पहले हम जो है कि लिखित में देंगे, उनसे कहेंगे और अपना काम करवाएंगे। लेकिन जो है कि जो उग्रवादी लोग थे वह इसमें विश्वास नहीं करते थे। वह कहते थे कि जो अंग्रेज़ हैं, इनको डायरेक्ट जो है कि हम उस तरह से कह के नॉर्मल बात करके अपने बात को नहीं मनवा सकते हैं। तो यह लोग जो है कि उग्र अपनी विचारधारा रखते थे, तो इसलिए उनको उग्रवादी कहते हैं। और जो उदारवादी थे, यह लोग जो है कि अहिंसा वगैरह में विश्वास रखते थे। तो चलिए देख लेते हैं कि उदारवादी गुट के नेता कौन थे और उग्रवादी गुट के नेता कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें उदारवादी गुट के नेता को, तो वह दादा भाई नौरोजी जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, फिरोज शाह मेहता जी थे,
मदन मोहन मालवीय जी थे और गोविंद रानाडे जी थे। तो यह लोग जो थे वो उदारवादी गुट के नेता थे। और वहीं पर अगर हम उग्रपंथी गुट की बात करें तो उसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत फेमस कोट है कि जो उग्रवादी हैं वह लाल बाल पाल हैं। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 1 या 2 नंबर में आपसे प्रश्न बन जाता है। जैसे दे दिया जाएगा कि मदन मोहन मालवीय जी जो थे वह किस गुट के नेता थे, तो वहां पर आपको पता रहना चाहिए कि उदारवादी थे कि उग्रवादी थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए आगे हमने शामिल किया है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रमुख अधिवेशन हुए थे सिर्फ उन्हीं को शामिल किया है। हमने जो है कि सभी को नहीं शामिल किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था यह हर साल होता था। और जो है कि हर साल एक अधिवेशन होता था। तो यह आपका शुरू हुआ था 1885 से और 1847-48 तक अधिवेशन हुआ था। तो बहुत ज़्यादा अधिवेशन हो जाएगा और सभी अधिवेशन से आपके प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं जिनसे कि प्रश्न बनता है। तो हमने जो है कि इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं अधिवेशन को लिया है जिनसे कि आपके प्रश्न बनते हैं। अगर दोस्तों आपको सभी अधिवेशन के बारे में पढ़ना है, सभी अधिवेशन के बारे में जानना है, तो हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही में चलिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देते हैं, वहां से भी आप जाकर के उसको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पहला अधिवेशन हुआ था। तो देखिए पहला अधिवेशन आपका 1885 ईस्वी में हुआ था और यह बम्बई में हुआ था। और बेमेश चंद्र बनर्जी जी जो थे वह आपके क्या थे, वह आपके इसके अध्यक्ष थे। और यह जो है कि कहाँ पर होने वाला था, तो यह पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैलने की वजह से यह कैंसिल हो जाता है और यह शिफ्ट हो जाता है आपका बम्बई में। और बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत जो विद्यालय था उसमें जो है कि यह अधिवेशन होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए दूसरा अधिवेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों यह पूछा जाता है, इसलिए हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा को शामिल कर लिया है। यह चारों अधिवेशन आपके इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था, 1886 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था, 1 साल बाद 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है। और इसके 2 अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वह आपके दादा भाई नौरोजी जी बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इससे प्रश्न आपका बनता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो वह आपके दादा भाई नौरोजी जी थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जी थे। तो इस चीज़ को याद जरूर रखेंगे। अगला देखते हैं। तो अगला आपका तीसरा अधिवेशन हुआ था, वह आपका हुआ था मद्रास में। जी हाँ दोस्तों, मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था जो कि 1887 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वह इसके प्रथम जो है 3rd अध्यक्ष बनते हैं। इसको आप याद जरूर रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वह आपके कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। जी हाँ दोस्तों, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो है या आपके हिंदू थे, तो प्रथम हिंदू अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी जी हो जाएंगे। या सेकंड पूछा जाए कि प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी हो जाएंगे। वहीं पर प्रथम आपका मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो वह आपका क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। कब बने थे, 1887 ईस्वी में बने थे। और कहाँ पर अधिवेशन हुआ था, तो यह आपका मद्रास में हुआ था। तो इसको जरूर याद रखेंगे, बहुत बार आपके प्रश्न में पूछा गया है और यह तो बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग जरूर याद रखेंगे। एक दोस्तों एक चीज़ आपको बताना था, अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं। तो अगला अधिवेशन आपका है इलाहाबाद में हुआ था। चौथा अधिवेशन जो था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। और यहाँ पर देखिए 1888 ईस्वी में होता है। जी हाँ दोस्तों, कब होता है आपका, तो 1888 ईस्वी में होता है।
और जो झारजियुल थे इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो देखिए पहला जो थे वो आपके हिंदू अध्यक्ष थे, दूसरा आपके पारसी अध्यक्ष हो गए, तीसरा आपके मुस्लिम अध्यक्ष हो गए और चौथा जो थे या आपके अंग्रेज अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में प्रथम बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष बना था, तो वह चौथा अधिवेशन था जो कि आपका इलाहाबाद में हुआ था और 1888 ईस्वी में हुआ था। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे कि वह कौन था, तो वह झारजियुल था जो कि एक अंग्रेज था और यह पहली बार जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन चारों अधिवेशन को जरूर आप याद कर लीजिएगा, 1 नंबर का प्रश्न आपका इससे आ सकता है और साथ ही में डेट भी याद रखिएगा और कहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था इसको भी याद रखेंगे। थोड़ा कठिन है याद रखना, लेकिन आप अगर 2-4 बार रिपीट करके पढ़ेंगे या वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं। अगर हम अगले अधिवेशन की बात करें तो देखिए हमने यहाँ पर 12वां अधिवेशन लिया है जो कि आपका कलकत्ता में हुआ था और इसके 2 अध्यक्ष बने थे, वह रहमतुल्लाह सयानी बने थे। जी हाँ दोस्तों, 12वें अधिवेशन में जो आपका इसके अध्यक्ष बने थे वह रहमतुल्लाह सयानी जी बने थे जो कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। कभी कभी क्या होता है कि बीपीएससी जो है या कोई भी जो एग्ज़ाम बोर्ड है वह क्या करता है कि थोड़ा सा प्रश्न को घुमाने के लिए वह पूछ देता है कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो है वह आपके कौन थे, तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष आपके रहमतुल्लाह सयानी जी हैं जो कि 1896 ईस्वी में बनते हैं और कलकत्ता में ही अधिवेशन होता है। तो इसको याद रखेंगे, वह 12वां अधिवेशन था। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपका इम्पॉर्टेंट है वह 21वां अधिवेशन है जो कि आपका बनारस में हुआ था और यह दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1905 में ही आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसलिए यह आपका अधिवेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपके इसके अध्यक्ष जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले जी बनते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वह आपके क्या थे, तो वह आपके जो गांधी जी थे उनके राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। देखिए इसमें हम एक चीज़ आपको भूल गए बताना, जो आपका 12वां कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, रहमतुल्लाह सयानी जी जो अध्यक्ष बने थे, इसमें पहली बार जो है कि वंदे मातरम गाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेंगे। वंदे मातरम कब गाया था? 1896 में जो अधिवेशन हुआ था 12वां कलकत्ता में, रहमतुल्लाह सयानी जी अध्यक्ष थे, तब जो है कि वंदे मातरम पहली बार जो है कि गाया गया था। तो याद रखेंगे। अगला इसमें देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी जब बने थे तो उस समय क्या हुआ था कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय लोग थे वह बहुत नाराज हुए। जो अंग्रेज थे जब बंगाल का विभाजन हो किए तो वह कह रहे थे, अंग्रेज सबों का कहना था कि हम जो है कि शासन को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं, जो बंगाल प्रांत है यह काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम इसका विभाजन करके जो है कि इसमें जो है कि हम प्रशासनिक व्यवस्था सही करना चाह रहे हैं। लेकिन उनका यह जो कह रहे थे यह सही नहीं था, क्योंकि वह जो है कि गुप्त रूप से यह चाह रहे थे कि अंग्रेजों और हिंदुओं को आपस में बांट दिया जाए और बांट करके जो है कि फूट डालो और शासन करो वाली नीति उन लोगों को लागू करना था। तो इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया था। तो देखिए उस समय क्या हुआ कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो जब यह आपका बनारस का अधिवेशन हुआ था 1905 में, तो उसी में यह निर्णय लिया गया कि अब जो है कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, सभी वस्तुएं स्वदेशी करेंगे, बाकी अंग्रेजों की कोई भी वस्तुएं वगैरह नहीं करेंगे। तो प्रश्न आपका बनता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1906 में, लेकिन 1905 में इसका अनुमोदय हुआ था, मतलब इसको पारित किया गया था। और आप लोग जान ही रहे हैं कि जो यह आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता था यह ज़्यादातर जो है कि दिसंबर महीने में होता था। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल का ब्यौरा उसमें जो है कि दिसंबर महीने में अधिवेशन रखा जाता था। तो दिसंबर महीने में जब यह आपका बनारस में अधिवेशन होता है तो उसी के बाद से जो है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत अगले साल 1906 में शुरू होता है। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं। अगर हम अगले अधिवेशन की बात करें तो वह आपका 22वां अधिवेशन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह आपका कलकत्ता में हुआ था
1906 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसके दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्ष थे और यहाँ पर पहली बार जो है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने कहा कि अब हमको स्वराज चाहिए, मतलब हमारा राज चाहिए, अंग्रेजों का राज नहीं चाहिए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पहली बार जो है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 का अधिवेशन जो हुआ था, दादा भाई नौरोजी जी जो अध्यक्ष थे, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसी में ही यह बात की गई थी कि जो है कि स्वराज शब्द की बात रखी गई थी। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं। अगर हम अगले अधिवेशन की बात करें तो अगला अधिवेशन आपका इम्पोर्टेंट है 23वां अधिवेशन, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1907 ईस्वी में 23वां अधिवेशन हुआ था और सूरत में हुआ था। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था यह हर साल अलग अलग स्टेट में होता था। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग राज्य में होता था क्योंकि इसका उद्देश्य यही था कि पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ा जाए और एक साथ जो है कि आज़ादी के लिए लड़ा जाए। तो देखिए, इसमें जो है कि रास बिहारी घोष जो है वह इसके अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि 1907 में जो नरम दल था और जो गरम दल था, उन दोनों लोगों में काफ़ी झगड़ा हो जाता है, बातों को लेके विभेद हो जाता है और वह दोनों लोग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था, तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस अधिवेशन में जो है कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाता है कि किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल जो है वह अलग अलग हुए थे। तो 1907 का जो अधिवेशन था इसमें गरम दल और नरम दल अलग अलग हुए थे। वहीं पर कभी कभी बनता है कि उग्रपंथी जो विचारधारा के थे और जो नरमपंथी विचारधारा के थे वह लोगों का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट आपका अधिवेशन है वह है 31वां अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपका लखनऊ में होता है और 1916 ईस्वी को होता है और इसके दो अध्यक्ष बनते हैं, वह आपके अंबिका चरण मजूमदार बनते हैं, जो कि मुस्लिम लीग से समझौता होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हो जाता है। इसमें क्या होता है, स्पेशली जो आपके जिन्ना थे वह जो है कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही जो है कि मेंबर थे और इसमें जो है कि भाग लेते थे, जो अधिवेशन वगैरह होता था उसमें भाग लेते थे। तो उसमें क्या हुआ था कि जो यह जिन्ना थे यह मुस्लिम लीग के भी जो है कि सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो वह जो है कि काफ़ी प्रयास करते हैं और उनके प्रयासों द्वारा जो है कि जो मुस्लिम लीग थी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इन दोनों में समझौता हो जाता है। और 1916 में एक घटना और घटती है कि जो गरम दल अलग हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, वह लोग भी जो है कि जुड़ जाते हैं। तो इसलिए 1916 वाला जो अधिवेशन है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इससे प्रश्न आपका बन सकता है कि जो मुस्लिम लीग जो है कि किस अधिवेशन में भाग ली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो वह आपका 1916 का जो अधिवेशन था 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। उसमें जो है कि अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। इसमें जो है कि आपका मुस्लिम लीग जो है कि भाग लेती है। तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। और लगभग हमने देखा है कि हर साल 1 या 2 साल जो है कि गैप करके इस जो है कि इस आपका जो अधिवेशन है इससे प्रश्न बन जाता है। तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर हम अगले अधिवेशन की बात करें तो जो आपका अगला अधिवेशन हुआ था यह आपका हुआ था 1932 से 1917 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1917 ईस्वी में हुआ था और यह 32वां अधिवेशन था और यह कलकत्ता में हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे, कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्ष बनी थी वह एनी बेसेंट बने थे। तो यह क्यों इम्पॉर्टेंट है? यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो है कि 1917 से पहले जो है कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे वह सभी पुरुष लोग थे, लेकिन 1917 में पहली बार ऐसा होता है, जो 32वां अधिवेशन होता है उसमें कोई महिला जो है कि वह अध्यक्ष बनती है। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न आपका पूछा गया है, करीब जो है कि 8 से 10 बार अलग अलग एग्जाम में इससे प्रश्न आए हैं। तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा।
और वहीं पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है कि अध्यक्ष बना है। तो ऐसी 3 महिलाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली आपकी एनी बेसेंट है, दूसरी आपकी सरोजनी नायडू है, तीसरी आपकी नलिनी सेन गुप्ता है। जी हाँ दोस्तों, पहली आपकी एनी बेसेंट, दूसरा आपका सरोजनी नायडू, तीसरी आपकी नलिनी सेन गुप्ता है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। देखिए 1917 में आपका कौन बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी। इसमें आप 8 साल जोड़ लीजिए, 8 साल जोड़ेंगे तो 1925 आ जाएगा। 1925 में आपका कौन बन जाएंगी, तो सरोजनी नायडू जी बन जाएंगी। और इसमें आप 8 साल जोड़ेंगे तो 1933 आ जाएगा। और 1933 में कौन आपकी बनी थी अध्यक्ष, तो वह आपकी बनी थी नलिनी सेन गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, 1933 में आपकी बनी थी नलिनी सेन गुप्ता। तो इनको आप याद रखिएगा, 8-8 के गैप पर आप याद रखेंगे तो आपको याद आएगा। यह हमने ट्रिक बना लिया है। फिलहाल हमने नलिनी सेन गुप्ता का जो है कि अधिवेशन शामिल नहीं किया है, फिलहाल वह भी इम्पॉर्टेंट है। बस उनसे यही प्रश्न आता है कि कितनी महिलाएं जो है कि अध्यक्ष बनी थी, तो वह 3 महिलाएं थीं, एनी बेसेंट, सरोजनी और नलिनी। कभी कभी ऐसे आप याद कर सकते हैं, एनी, सरोजनी, नलिनी। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन आपका जो हुआ था वह 44वां अधिवेशन आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका लाहौर में हुआ था। और लाहौर में जो है कि 1929 ईस्वी में यह अधिवेशन होता है। इसके 2 अध्यक्ष बनते हैं, वह जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष बनते हैं प्रथम बार 1929 में, तो उसी समय जो है कि पूर्ण स्वराज की मांग होती है। जी हाँ दोस्तों, उसके पहले क्या था कि डोमिनियन स्टेट की मांग हो रही थी। डोमिनियन स्टेट मतलब कि जो है कि जो शासन रहेगा वह हम लोगों का रहेगा, लेकिन जो कंट्रोल रहेगा वह अंग्रेजी गवर्नमेंट के पास रहेगा। लेकिन जब 1929 का अधिवेशन होता है तो उसमें यह कहा जाता है कि अब जो है कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको जो है कि हमको जो है कि डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूरा कंट्रोल चाहिए। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है कब अध्यक्ष बने थे, 1929 में बने थे। लाहौर में अधिवेशन हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया है। अगला आपका है 54वां अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, 54वां अधिवेशन भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मेरठ में हुआ था और 1946 ईस्वी में हुआ था। तो 1946 ईस्वी में मेरठ में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे वह आचार्य JB कृपलानी जी थे। जी हाँ दोस्तों, कौन अध्यक्ष थे, तो आचार्य JB कृपलानी जी जो थे वह जो है कि आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, 1947 में जब हमको आज़ादी मिलती है तो 1946 में पहले ही हमने आपको बताया कि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वह दिसंबर में होता है। तो क्या होता है कि दिसंबर में अधिवेशन होता है 1946 के, और उसमें जो अध्यक्ष बनते हैं वह आपके आचार्य JB कृपलानी जी बनते हैं। और 1947 में हमको आज़ादी मिल जाती है। तो उस समय जो अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे वह JB कृपलानी जी थे। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वह आपके JB कृपलानी जी थे। तो इनको आप याद रखिएगा। दोस्तों 1-2 छूट गया, चलिए उसको भी बता देते हैं। दोस्तों आपका एक अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1940 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह आपका कहाँ पर हुआ था, तो यह जो है कि आपका हुआ था त्रिपुरी, वहाँ पर रामगढ़ में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रामगढ़ में यह अधिवेशन हुआ था 1940 वाला। और इसमें जो अध्यक्ष बने थे वह आपके अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह इसके अध्यक्ष बने थे। तो इसलिए इनको याद रखिएगा। और यह जो अधिवेशन था यह 53वां अधिवेशन था। जी हाँ दोस्तों, और 53वां अधिवेशन था क्योंकि जो 1940 का अधिवेशन होता है उसके बाद कोई अधिवेशन होता ही नहीं है, सीधे जो है कि 1946 में जाकर के अधिवेशन होता है। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है 1940 वाला अधिवेशन, क्योंकि 1940 वाला जो अधिवेशन था इसमें जब अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने तो यह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न बनता है कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और पूछा जाता है कि सबसे
सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वह भी आपके अबुल कलाम आज़ाद जी के पास है। सबसे लंबे समय तक मतलब 5 से 6 साल जो है कि वह अबुल कलाम आज़ाद जी तो थे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसलिए 1940 वाला अधिवेशन भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों एक अधिवेशन और आपका इम्पॉर्टेंट है जो कि आपका हुआ था 1939 वाला। जी हाँ दोस्तों, 1939 वाला जो अधिवेशन था यह आपका हुआ था त्रिपुरी में। और इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो यह त्रिपुरी में अधिवेशन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें वोटिंग होती है। इसमें जो है कि गांधी जी की तरफ से जो है वह सिद्धारमैया जी उठते हैं चुनाव अध्यक्ष के लिए, और एक तरफ जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वोटिंग होती है और उसमें सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह जीत जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वह कहते हैं गांधी जी से, जो भी आपका काम वगैरह हो जो भी है हमसे कहिए। तो गांधी जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, यह जो सिद्धारमैया जी हार गए हैं यह मेरी व्यक्तिगत हार है। तो इसमें जो है कि काफ़ी बवाल होता है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और जो नेता लोग रहते हैं वो लोग काफ़ी बवाल वगैरह कर देते हैं, जिससे कि जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह गुस्सा होकर के इस्तीफा दे देते हैं। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट बन जाता है 1939 वाला अधिवेशन। और उसमें पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं तब अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तब अध्यक्ष बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी जो है वह अध्यक्ष बनते हैं 1939 में। पहले जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि इसके अध्यक्ष थे, तो इसको याद रखिएगा। और 1938 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी आपका हरिपुरा में वह अधिवेशन था, और उसमें जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी ऑलरेडी अध्यक्ष थे और उसके बाद 1939 में बनते हैं लेकिन इस्तीफा दे देते हैं। तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह अध्यक्ष बनते हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी देते हैं वह जब इस्तीफा दे देते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ देते हैं, तो उसके बाद 1939 में ही किस चीज़ की स्थापना करते हैं, तो वह करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह 1939 ईस्वी में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन थे जिसको कि हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने अधिवेशन जो हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बनी क्या है पूरा जो है कि डिटेल से बात किया। इसके बाद जो हम पार्ट 2 वीडियो लाएंगे उसमें जो है कि आपकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं वगैरह हुई हैं, 1905 का बंगाल विभाजन है, या 1906 में जो स्वदेशी आंदोलन वगैरह चला था, या जो है कि मार्ले मिंटो सुधार है, जो कुछ भी है सब जो है कि अगले पार्ट में बात करेंगे। कुल 3 पार्ट आएंगे इस पर जो है कि 1947 तक जो है, और इन तीनों पार्टों में सब कुछ जो है कि हम क्लियर कर देंगे। दोस्तों आपसे यह गारंटी कर रहे हैं कि अगर आप यह जो तीनों पार्ट हैं इनको अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो इतना गारंटी है कि आप जो है कि इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। चाहे आपका बीपीएससी TRE 3 हो, री एग्ज़ाम हो, या TRE 4 हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसमें अगर इससे प्रश्न आएगा तो गारंटी है कि आप उसको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।